प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक भौतिकी के प्रथम अध्याय मात्रक एवं मापन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भौतिक राशि की विमाएँ, भौतिक राशि का विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, विमाओं का समांगता सिद्धांत, भौतिक समीकरण के विमीय सत्यता की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करना। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ क्या हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों, हम लोग एक भौतिक राशि चाल पर विचार करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि चाल का मात्रक क्या है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने। आपके मन में ख्याल आएगा कि चाल का सूत्र क्या है, और आप जानते ही हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी तो लंबाई ही है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? चाल बराबर लंबाई बटे समय। प्यारे बच्चों, चाल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो आपके दिमाग में आएगा कि लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या है और समय का सीजीएस मात्रक क्या है। और आपको तो पता ही है कि लंबाई का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर और समय का सीजीएस मात्रक होता है सेकंड। अब हम सेंटीमीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर की घात 1 और सेकेंड को भी लिख सकते हैं सेकेंड की घात 1। इस तरह से हम देखेंगे कि चाल का सीजीएस मात्रक होगा सेंटीमीटर की घात 1 और सेकेंड की घात -1, क्योंकि आपको पता ही है 1/a⁻m क्या होता है? a⁻−m। प्यारे बच्चों, अब कोई आपसे पूछे कि चाल का एसआई मात्रक क्या है, फिर आपके मन में आएगा कि लंबाई का एसआई मात्रक बटे समय का एसआई मात्रक। और प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो इस तरह से चाल का एसआई मात्रक हो जाएगा लंबाई का एसआई मात्रक मीटर की घात 1 और समय के एसआई मात्रक सेकेंड की घात 1। अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? चाल का एसआई मात्रक बराबर मीटर की घात 1 और सेकेंड की घात -1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे मापन की पद्धति कुछ भी हो, अगर हमें चाल के मात्रक को प्रदर्शित करना है तो हमें मूल राशि लंबाई के मात्रक की घात 1 लगानी पड़ेगी और मूल राशि समय के मात्रक की घात -1 लगानी पड़ेगी। तो ये जो घातें हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं घातों को हम लोग विमाएँ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम ये समझ पा रहे हैं कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ क्या होंगी। किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए विमीय प्रतीक को समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुल 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुल 7 विमीय प्रतीक होंगे। लंबाई का विमीय प्रतीक हम लोग कैपिटल एल लेते हैं, द्रव्यमान का विमीय प्रतीक हम लोग कैपिटल एम लेते हैं, समय का विमीय प्रतीक हम लोग कैपिटल टी लेते हैं, विद्युत धारा का विमीय प्रतीक हम लोग कैपिटल ए लेते हैं, ऊष्मागतिक ताप का विमीय प्रतीक हम लोग कैपिटल के लेते हैं, ज्योति तीव्रता का विमीय प्रतीक हम लोग सी डी लेते हैं, और पदार्थ की मात्रा का विमीय प्रतीक हम लोग मोल लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र समझेंगे। हमने ये देखा कि विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम विमीय प्रतीक लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो उसकी द्रव्यमान में कुछ न कुछ विमा होगी। उसी तरह से भौतिक राशि मान लीजिए लंबाई पर निर्भर करती है, तो लंबाई में उसकी कुछ न कुछ विमा होगी। भौतिक राशि मान लीजिए समय पे भी निर्भर करती है, तो समय में भी उसकी कुछ न कुछ विमा होगी। तो जो विमाएँ जो घाते हैं उनको इन प्रतीकों के ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे
अगर द्रव्यमान में बीमा a है तो m पे घात a चढ़ा देते हैं, अगर लंबाई में बीमा b है तो l की घात हम लोग b चढ़ा देते हैं, और अगर समय में बीमा c है तो t की घात हम लोग c चढ़ा देते हैं, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट जिसको गुरु कोष्ठक कहते हैं उसके अंदर बंद कर देते हैं। और इस सर क्या होता है, हमको एक व्यंजक प्राप्त हो जाता है। इसी व्यंजक को हम लोग उस भौतिक राशि का बीमी सूत्र कहते हैं। तो इस तरह से किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र एक व्यंजक है जो ये प्रदर्शित करता है कि वो भौतिक राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर करती है और उसकी बीमाएं क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये देखा था कि अगर व्यापक रूप से बात करें तो कोई भौतिक राशि अधिक से अधिक 7 मूल राशियों पर निर्भर कर सकती है। मान लीजिए भौतिक राशि की जो बीमाएं हैं, द्रव्यमान में a हैं, लंबाई में b है, समय में c है, विद्युत धारा में d है, ऊष्मागतिक ताप में E है, ज्योति तीव्रता में F है और पदार्थ की मात्रा में G है। तो उस भौतिक राशि का व्यापक बीमी सूत्र क्या होगा, उसके लिए हम लोग इन बीमाओं को गुरु कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, और इस तरह से हमको उस भौतिक राशि का व्यापक बीमी सूत्र प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि यांत्रिकी में केवल 3 मूल भौतिक राशियां हैं। इस तरह यांत्रिकी में कोई भी भौतिक राशि केवल 3 राशियों पर ही निर्भर करती है, और यांत्रिकी में व्यापक सूत्र क्या हो जाएगा, यांत्रिक व्यापक सूत्र हो जाएगा MALVTC गुरु कोष्ठक के अंदर। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग समझ रहे थे कि चाल की बीमा लंबाई में कितनी है 1 और समय में कितनी है -1। तो इस तरह से चाल का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा L1T-1। लेकिन प्यारे बच्चों, L1T-1 को देख करके हमें द्रव्यमान के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान को किसी तरह से शामिल करना होगा। तो कैसे शामिल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए x, अगर हम इसकी घात 0 कर दें तो ये आ जाता है 1। फिर सोचेंगे कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। x⁻0 को हम लिख सकते हैं x⁻3-3, चाहे तो आप 5-5 कोई भी संख्या को उसी से घटा के लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x3 × x⁻3। इसको लिख सकते हैं x⁻3 × 1/x⁻3, और ये पूरी संख्या कट के क्या आ जाएगी 1। तो इस तरह से अगर हमें किसी भौतिक राशि को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करना है, चाल की बीमा क्या है L1T-1, और हमें यहाँ पे द्रव्यमान को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 × L1T-1, और 1 की जगह पर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं m को घात 0 लगा करके, और L1 है ही, T-1 है ही। तो इस तरह से हम लोग चाल का व्यापक बीमी सूत्र क्या लिख सकते हैं M0L1T-1। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग किसी भौतिक राशि का बीमी समीकरण समझते हैं। अभी हमने देखा कि गुरु कोष्ठक के अंदर अगर बीमी प्रतीकों के ऊपर घात लगा दें तो हमको बीमी सूत्र प्राप्त होता है। अब यदि हम किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिख दें, जैसे हम सूत्र के बराबर लिखेंगे, बराबर लिखते ही हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। उसी समीकरण को हम लोग उस भौतिक राशि का बीमी समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र से संबंधित करता है, उस भौतिक राशि का बीमी समीकरण कहलाता है। तो चाल का बीमी समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, चाल बराबर M0L1T-1। आइए कुछ भौतिक राशि की बीमाओं को निकाल करके देखते हैं। पहली भौतिक राशि हम लेते हैं रेखीय वेग। अब रेखीय वेग की बीमा निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, हमारे पास रेखीय वेग का सूत्र होना चाहिए। और आप जानते ही हैं कि रेखीय वेग बराबर क्या होता है, रेखीय विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या है,
एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, दूरी ही तो है। तो इस तरह से रेखी वेग की बीमा क्या हो जाएगी, दूरी की बीमा बटे समय की बीमा। और दूरी की बीमा क्या होती है, दूरी की बीमा होती है L1 और समय की क्या होती है T1। तो इस तरह से रेखी वेग की बीमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, L1 T-1। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग दूसरी भौतिक राशि रेखी त्वरण की बीमाओं को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमें रेखी त्वरण की बीमा निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, हमारे पास रेखी त्वरण का सूत्र होना चाहिए। और आपको पता ही है कि रेखी त्वरण बराबर होता है रेखी वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इस तरह से रेखी त्वरण की बीमा क्या होगी, रेखी वेग में परिवर्तन की बीमा, और वेग में परिवर्तन करेंगे तो वेग ही मिलेगा। इस तरह से रेखी वेग में परिवर्तन की बीमा क्या होगी, L1 T-1। और नीचे समय की बीमा, समय की बीमा क्या होगी T1। और इस तरह से हम इस T1 को ऊपर ले जाएंगे, T⁻⁻1 हो जाएगा। और फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रेखी त्वरण की बीमा बराबर L1 T-2। अब बच्चों हम लोग अगली भौतिक राशि बल की बीमाएं निकालते हैं। इसके लिए फिर उसी तरह से हमें क्या चाहिए, बल का सूत्र चाहिए। और आपको पता तो है ही कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे रेखी त्वरण। तो इस तरह से बल की बीमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की बीमा गुणे रेखी त्वरण की बीमा। और आप तो जानते ही हैं कि द्रव्यमान की बीमा क्या है, कैपिटल M, और रेखी त्वरण की बीमा अभी हम लोगों ने निकाला था L-T-2। तो इस तरह से बल की बीमा क्या हो जाएगी, M-L-T-2। इसी तरह से बच्चों हम अगली भौतिक राशि कार्य की बीमाएं निकालते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कार्य का सूत्र होना चाहिए। और आप जानते ही हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य की बीमा क्या हो जाएगी, कार्य की बीमा हो जाएगी बल की बीमा गुणे विस्थापन की बीमा। और बल की बीमा क्या है, ML-T-2। तो बल की बीमा क्या हो जाएगी यहाँ पर ML-T-2। और विस्थापन की बीमा, विस्थापन हमने देखा है ये तो दूरी ही है, तो इसकी बीमा क्या होगी L। तो इस तरह से फाइनली कार्य की बीमा क्या हो जाएगी ML-T-2। तो प्यारे बच्चों अगली भौतिक राशि हम लोग कोण की बीमा को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम फिर वही सोचेंगे कि कोण का सूत्र क्या है। तो आप तो जानते ही हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो इस तरह से कोण की बीमा क्या हो जाएगी, चाप की बीमा बटे त्रिज्या की बीमा। अब चाहे चाप हो चाहे त्रिज्या हो, दोनों तो लंबाई ही है। तो इस तरह से चाप की बीमा L1 और त्रिज्या की बीमा भी L1। और अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, ये L1 अपनी जगह पर रहेगा, ये L1 ऊपर जा करके L-1 हो जाएगा। तो कोण की बीमा हो जाएगी L1 प्लस -1 और जो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कोण की बीमा क्या है L0। तो बच्चों हमने देखा कि कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी तो बीमा ही नहीं है। तो इसी तरह से बच्चों हम लोग ये देख पाएंगे कि कोई भी सूत्र संख्या हो, जैसे 1 हो 2 हो 3 हो 10,000 20,000 कुछ भी हो, पाई हो जिसका मान आप जानते हैं 3.14 होता है, ई हो जिसका मान 2.718 होता है, कोई भी शुद्ध अनुपात हो जैसे अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, विकृति, कोई त्रिकोणमिति फलन हो, त्रिकोणमिति फलन जैसे sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x, कोई भी लघुगणकीय फलन हो जैसे log x to the base e, log x to the base 10, कोई भी चरघातांकी फलन हो e to the power x,
इनकी कोई बीमा नहीं होती है। और यहाँ पर जो x प्रयुक्त हुआ है कहीं पे भी, इस x की भी कोई बीमा नहीं होती है। तो ऐसे नियतांक भी हमको मिलेंगे, ऐसी राशियाँ भी हमको मिलेंगी जिनकी कोई बीमा होगी ही नहीं। ऐसे नियतांकों को, ऐसी राशियों को हम लोग बीमाहीन नियतांक या बीमाहीन राशियाँ कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग बीमाओं को समझने के पश्चात बीमाओं का समानता सिद्धांत समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग एक समीकरण पे विचार करते हैं। हम समीकरण ले रहे हैं v बराबर u प्लस AT। ये बहुत ही चर्चित समीकरण है, इसको आप जानते भी हैं। इस समीकरण में v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? रेखीय त्वरण। और t क्या है? समय। इस समीकरण में हम देख पा रहे हैं कि कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। एक पद है बाएं पक्ष में जो v है, और 2 पद हैं दाएं पक्ष में, एक u है और दूसरा AT है। अब हम लोग एक एक करके इन पदों की बीमाएं निकाल के देखते हैं। पहला पद है v, और यह है क्या? यह है अंतिम वेग। है तो वेग ही ना, तो इसकी बीमा क्या होगी? रेखीय वेग की बीमा होगी, जो अभी हम लोग निकाले थे। ये बीमा होगी LT-1। दूसरा पद है u। u क्या है? प्रारंभिक वेग, मतलब कि वेग। तो फिर इसकी बीमा क्या होगी? इसकी भी बीमा होगी LT-1। तीसरा पद है AT। अब यहाँ पे A क्या है? रेखीय त्वरण। T क्या है? समय। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? रेखीय त्वरण की बीमा LT-2 इंटू समय की बीमा T1। और फाइनली हमें क्या मिलेगा? AT की बीमा LT-1। तो यहाँ पर हम देख क्या पा रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो मेरा समीकरण है, इसके हर पद की बीमाएं आपस में समान है। इसको ही तो हम बीमाओं का समानता सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरह से बीमाओं का समानता सिद्धांत क्या हो बच्चों? बीमाओं का समानता सिद्धांत होगा कि किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की बीमाएं सदैव समान होती हैं। अब इस सिद्धांत से हम लोगों को ये भी जानकारी मिलती है कि समान बीमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। कैसे? इसको भी समझ लेते हैं। हमने अभी देखा v बराबर u प्लस AT है। u की बीमा क्या थी? LT-1। AT की बीमा क्या थी? LT-1। v की बीमा क्या थी? LT-1। हमने u में AT को जोड़ा, फिर हमको क्या मिला? v। u की बीमा क्या थी? LT-1। AT की बीमा क्या थी? LT-1। तो हमने क्या किया? समान बीमा वाली राशियों का आपस में जोड़ दिया, और जो राशि मिली उसकी भी बीमा वही थी, LT-1। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग को समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दिए गए समीकरण के संतुलन की जांच कैसे करेंगे। मतलब हमको कोई समीकरण दे दिया गया और हमको ये पता करना है वो समीकरण बीमी रूप से सत्य हैं कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोग समझते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक समीकरण लिया T बराबर 2πL/g। यहाँ पे T है आवर्तकाल, L है लंबाई, G है गुरुत्वीय त्वरण। इस समीकरण में 2 पद हैं, एक बाएं पक्ष में और 2πL/g ये पूरा का पूरा दाएं पक्ष में। हम इसमें दोनों पदों की बीमाएं निकाल कर देखते हैं। बाएं पद की बीमा क्या है? तो बायां पद है क्या? बायां पद है आवर्तकाल। काल का मतलब क्या होता है? समय। तो समय की बीमा प्यारे बच्चों क्या है? T। अब मेरे पास दायां पद क्या है? इसकी बीमा निकालते हैं। तो दाएं पद की बीमा होगी, दायां पद है 2πL/g। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग ने समझा कि शुद्ध नियतांक और शुद्ध संख्या की कोई बीमा नहीं होती। तो यहाँ पर 2 क्या है? शुद्ध संख्या है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। पाई क्या है? इसकी भी कोई बीमा नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? शुद्ध संख्या है। तो अब बीमा किसकी लेंगे? L की।
लंबाई की, और आप जानते ही हैं लंबाई की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल, और जी की बीमा क्या होगी, जी है गुरुत्वीय त्वरण, मतलब रेखीय त्वरण ही है, तो इसकी बीमा क्या होगी, रेखीय त्वरण की बीमा LT-2। तो इस तरह से फाइनली बीमा आ जाएगी दूसरे पद की, दाएं पद की T2। और हम लोग देख पा रहे हैं कि बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा आपस में बराबर नहीं है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है बच्चों, हमें ये संदेश मिलता है कि जो भी समीकरण हमें दिया गया है वो बीमी रूप से सत्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बीमी विश्लेषण के अन्य उपयोग, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध व्युत्पन्न करना सीखेंगे। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं, ये उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। मेरे पास एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल कैपिटल टी, उसके द्रव्यमान पर, उसकी प्रभावकारी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर सकता है। ये जानकारी है, ये संभावनाएं हैं कि निर्भर कर सकता है। हमें बीमी विधि का उपयोग करके आवर्तकाल टी का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें ये लग रहा है कि जो आवर्तकाल टी है ये द्रव्यमान पे भी निर्भर कर सकता है, लंबाई पे भी निर्भर कर सकता है और गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी निर्भर कर सकता है। जब निर्भर करेगा तो सूत्र में क्या होगा, इनकी घातें आएंगी। तो पहला स्टेप हमारा होता है कि हम ये मानते हैं कि द्रव्यमान की घात ए पर निर्भर करता है, लंबाई की घात बी पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण की घात सी पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम लोग पहला स्टेप क्या लिखते हैं, टी समानुपाती ए में एल बी जी सी। तो हमने देखा बच्चों टी समानुपाती ए में एल बी जी सी। अब हमें इस संबंध को समीकरण में बदलना है, और आपको तो पता ही है कि किसी संबंध को समीकरण में कैसे बदलते हैं। अगर एक समानुपाती y है तो समीकरण बदलने के लिए यहाँ पर हमको एक नियतांक लिखना पड़ता है, इंटू y करना पड़ता है। तो इसी तरह से हम लोग समीकरण में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर का निशान और एक नियतांक। इस नियतांक को हम लोग बीमाहीन मान के चलेंगे क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह से मेरे पास एक समीकरण मिला, T बराबर K ए में एल वी जी सी। अभी प्यारे बच्चों हम लोग समझ रहे थे बीमाओं का समांगता सिद्धांत, जिसके अनुसार किसी भी समीकरण के सभी पदों की बीमाएं आपस में समान होती है। इस समीकरण में दो पद हैं, एक तो T और एक पूरा ये पद K ए में एल बी जी सी। तो समांगता सिद्धांत के अनुसार जो T की बीमा होगी वही बीमा इस पूरे पद की होगी। इसका मतलब T की बीमा बराबर M की बीमा, L की बीमा और G की बीमा। इन सब की बीमाओं को हम लिख लेंगे और उसको व्यवस्थित कर देंगे घातों को। यहाँ तो T अकेले हैं, हम लोग समझे थे। यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है द्रव्यमान को क्योंकि उस साइड में द्रव्यमान है, यहाँ पे लंबाई को क्योंकि उस साइड में लंबाई है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, जीरो घात लगा करके। तो इसको T को क्या लिख सकते हैं बच्चों, M0 L0 T1, और उस साइड में क्या है, A में LB प्लस C T माइनस 2C। अगला स्टेप हमारा होगा बच्चों कि ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्षों में M, L और T के घातों की तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं A बराबर क्या होगा 0, B प्लस C बराबर क्या होगा 0, माइनस 2C क्या होगा 1। इस तरह से हमें तीन समीकरण मिलेंगे। एक समीकरण मिलेगा A बराबर 0, दूसरा मिलेगा B प्लस C बराबर 0 और तीसरा मिलेगा माइनस 2C इक्वल टू 1, जिससे हमें डायरेक्ट C आ जाएगा -1/2। अगर हम समीकरण 4 से C का मान 3 में रख दें तो हमें B का मान भी 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें A का मान मिला 0, C का मान मिला -1/2 और B का मान मिला 1/2। अब प्यारे बच्चों हमारे पास A, B और C के मान आ चुके हैं। इन मानों को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो रखने से क्या प्राप्त होगा, T बराबर K M0 L 1/2 और G -1/2।
फिर ये हो जाएगा t बराबर k, m0 होगा 1, l पावर 1/2 और g को नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा +1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं t बराबर k l/g पावर 1/2, क्योंकि आपको पता है कि x अपान y अगर हो और x की पावर a हो, y की पावर भी a हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपान y टू दी पावर a। प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता है कि x टू दी पावर 1/2 क्या होता है, ये होता है √x। तो इस तरह से मेरा जो समीकरण होगा ये होगा t बराबर k √l/g। यहाँ पर बीमी विधि की कमी है। कमी ये है कि बीमी विधि की सहायता से बीमाहीन नियतांक k का मान प्राप्त नहीं कर सकते। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि प्रयोगों द्वारा हमें k का मान प्राप्त हुआ है 2 पाई। तो इस तरह से हम लोग इस समीकरण में k का मान लिख देंगे और अंततः हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा t बराबर 2 पाई √l/g। यही हमारा अभिष्ट समीकरण होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के लिए अभ्यास कार्य है जिसे आप आराम से अपनी कॉपी में नोट करेंगे और हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।